हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्राइसिंग, उसके कुछ मेथड्स और अप्रोचेस, क्या स्ट्रेटजीज होती है और कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि बेसिकली प्राइसिंग का मीनिंग क्या होता है। तो प्राइसिंग बेसिकली एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द वैल्यू दैट अ मैन्युफैक्चरर विल रिसीव इन एक्सचेंज ऑफ अ सर्विस और गुड्स। कि प्राइस एक ऐसी फिक्स वैल्यू होती जो मैन्युफैक्चरर रिसीव करता है, किससे? कस्टमर से या बायर से। कब? इन एक्सचेंज ऑफ कि जो उसने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है उसके एक्सचेंज में, या वो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है उसके एक्सचेंज में, तो उसे कहते हैं प्राइसिंग। अब प्राइसिंग प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज, इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। अल्टीमेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या डिटरमाइन करने के लिए कि उस वैल्यू क्या है उस गुड की और सर्विस की, कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करना है अपने प्राइस से, देन अल्टीमेटली अफेक्टिंग द प्रोबेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी एंड सक्सेस ऑफ अ बिजनेस। कि जो प्राइसिंग है माई प्रोडक्ट की वो ऐसी होना चाहिए कि वो कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करे, कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस करे कि वो कंज्यूमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करे। और प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए जो अल्टीमेटली हम जो कंपनी है, जो बिजनेस है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाए, ना कि लॉस की तरफ जाए। अब कुछ मेथड्स होते हैं प्राइसिंग के जिनको अभी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम इनके नाम देख लेते हैं। तो इसमें जो देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्राइसिंग, एक होता है कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड, एक होता है मार्केट ओरिएंटेड मेथड। अब कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड में तीन मेथड हम लोग पढ़ेंगे: कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, प्राइसिंग और टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। देन मार्केट ओरिएंटेड में हम 5 टाइप्स ऑफ प्राइसिंग मेथड पढ़ेंगे: परसीव वैल्यू, वैल्यू प्राइसिंग, गोइंग रेट प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग, ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। अब हम चलते हैं और इन सारे मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके। फर्स्ट है हमारा कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड। कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड क्या होता है? कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड ऑफ प्राइसिंग इज अ ट्रेडिशनल मेथड, बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स के जरिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। दिस मेथड इज डिवाइडेड, अब ये मेथड टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसमें क्या होता है? डिटरमाइनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देन एडिंग अ फिक्स परसेंटेज एज द मार्कअप। अब हम कैसे एक प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, तो हम उसमें क्या कैसे लेते हैं कि पहले तो हमने ओवरहेड कॉस्ट ले लिया प्लस जो हमारा डायरेक्ट मटेरियल लगा है या डायरेक्ट लेबर लगा हुआ है, अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज। तो हम इसमें एक परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं मार्कअप, जिसका कैलकुलेशन आगे देखेंगे आप लोग। तो 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज, तो ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग का। अब इसमें कौन कौन सी कॉस्ट, सपोज हम इसमें जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है प्लस जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है उसको ऐड करते हैं अपॉन जितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने हैं वो इंटू 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपो फॉर एग्जांपल इफ़ योर टोटल कॉस्ट आर $100 है एंड यू वांट अ 20% प्रॉफिट मार्जिन, so you would add $20 to arrive at a selling price of 120। सो बेसिकली अब यहाँ पे देख लो मार्कअप क्या है, मार्कअप क्या है यहाँ पे लिखा होगा 20% ऑफ प्रॉफिट मार्जिन, कि हम कितना प्रॉफिट मार्जिन चाहते हैं अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ये कितना प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है वो हमारा मार्कअप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया, इन्वेस्टर ने $100 थे उसकी टोटल कॉस्ट थी, ठीक है। अब उसका जो प्रॉफिट मार्जिन था और मार्कअप वो था 20% का, उसको ऐड कर दिया। सो यू वुड ऐड $20 का 20% कैलकुलेट किया टू अराइव एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ $20। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है टारगेट रिटर्न प्राइसिंग। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग, इसमें क्या होता है कि हम जितना हमारा रिटर्न आता है उसके थ्रू कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कैसे। अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूँगी, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। द कंपनी नीड्स टू अचीव सम गोल इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टर। अब टारगेट रिटर्न प्राइसिंग में इन्वेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं।
लेट्स से इन्वेस्टर गेव सम चॉकलेट प्रोड्यूसर 1 मिलियन फॉर प्रोडक्शन, किसी इन्वेस्टर ने $1 मिलियन इन्वेस्ट करे एंड प्रमोशन विद द कंडीशन, अब उसने क्या बोला है कि जो अमाउंट है उसका वो 10% इंक्रीज हो जाना चाहिए, मतलब कि वो अमाउंट है वो $1 मिलियन हो जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, इफ़ 1 चॉकलेट बार कॉस्ट $2 टू प्रोड्यूस, द चॉकलेट प्रोड्यूसर एक्सेप्ट टू सेल 50,000 ऑफ देम। अब एक चॉकलेट बार की क्या कॉस्ट है, $2, तो अब उसको कितना टोटल वो करना है, $1 लाख। तो वो क्या करेगा कि वो 50,000 चॉकलेट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसे इन्वेस्टमेंट में 10% का ऐड करना है, क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट थी वो सिर्फ $1 मिलियन की थी, ठीक है। अब उसमें 10% ऐड करना, तो वो क्या करेगा, जो टॉप चॉकलेट है वो $2 से प्रोड्यूस किया और 5 उसको कितनी प्रोड्यूस करनी, 50,000 ऑन देम, देन द प्राइस मस्ट बी हाई इनफ सो द कंपनी इज कॉन्फिडेंट दैट इन कैन इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट बाय 10%, जो कि $1 लाख की थी। नाउ इन एडिशन दे नीड टू टेक इन टू अकाउंट द टाइम फ्रेम। अब उनको एक चीज़ देखनी है, टाइम फ्रेम भी देखना है, उनको ये भी देखना है कि जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो 10% इंक्रीज हो जानी चाहिए। इफ़ द कंपनी कैन नॉट सेल ऑल 50,000 चॉकलेट, अगर वो पूरे 50,000 चॉकलेट नहीं सेल कर पाती है तो तब भी उसको देन इट विल लीड टू थिंक कि उसको अपने प्राइस कुछ बढ़ाने पड़ेंगे उस प्रोडक्ट के, ताकि जो इन्वेस्टर का जो रिटर्न है वो उसको रिटर्न कर पाए। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, यूनिट कॉस्ट जितनी है, डिज़ायर्ड रिटर्न कितना करना है, इन्वेस्टेड कैपिटल अपॉन यूनिट सेल्स। अब अगर यूनिट कॉस्ट हो गई $2, देन डिज़ायर्ड रिटर्न कितना है यहाँ पे 10%, और इन्वेस्टेड कैपिटल हो गई $1 लाख अपॉन यूनिट सेल्स कितनी करनी है, 50,000। तो इसके थ्रू क्या आ जाएगा, टारगेट रिटर्न प्राइस कि कितना प्राइस होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, अगर हमें इन्वेस्टर को 10% ज़्यादा करके रिटर्न करना है। देखते हैं हम मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग में क्या होता है, द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स अ टेकिंग कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एडिंग अ सर्टेन परसेंटेज ऑन टॉप ऑफ इट टू सेट द फाइनल प्राइस ऑफ फॉर अ प्रोडक्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो मार्कअप परसेंटेज होता है वो सिंपल ऐड कर देते हैं हम प्राइसिंग में। कैसे, व्हेन यूजिंग मार्कअप प्राइसिंग, अब यहाँ पे हम क्या मार्कअप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो एवरेज सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो हमारा जो एवरेज सेलिंग प्राइस होता है एक यूनिट का, उसमें से जब हम एवरेज जो कॉस्ट है उसको माइनस कर देंगे तो हमारा मार्कअप आ जाएगा। मतलब जिस पे हम सेल कर रहे हैं वो एवरेज प्राइस प्लस जो हमारे एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो माइनस कर दिया तो हमारा मार्कअप आ गया। अब मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला होता है। इसमें क्या आता है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट प्राइस पर यूनिट अपॉन कॉस्ट प्राइस पर यूनिट इंटू 100, तो हमारा आ जाएगा मार्कअप परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज 100 and it is sold for ₹150. Here the markup will be 50%. अब मार्केट ओरिएंटेड मेथड देख लेते हैं। पहले हमने कॉस्ट ओरिएंटेड मेथड देखे थे, अब मार्केट ओरिएंटेड मेथड क्या होते हैं कि फर्स्ट होता है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। परसीव वैल्यू में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट की वो वैल्यू लगाते हैं जो हम बिलीव करते हैं कि कस्टमर विलिंग है पे करने के लिए। तो कस्टमर उस प्रोडक्ट को कैसे परसीव करता है, हम प्रोडक्ट की वो वैल्यू लगाते हैं। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं हम रोलेक्स वॉच का। अब रोलेक्स वॉच की जो परसीव वैल्यू है, जो एक कस्टमर की नज़र में उस वॉच की वैल्यू है, वो बहुत ही हाई है क्योंकि वो रोलेक्स की वॉच है, भले ही उसका फंक्शंस इतना ना हो। तो जो प्रोड्यूसर होगा रोलेक्स वॉच का, वो उसी तरीके की उसकी प्राइस सेट करेगा क्योंकि उसको पता है कि कस्टमर इस प्रोडक्ट की हाई प्राइस दे सकता है, क्योंकि कस्टमर को लगता है ये रोलेक्स की वॉच है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो एक कस्टमर क्या है, वो उतने प्राइस देने के लिए रेडी है। सो ये होता है हमारा परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। यहाँ पे हम कस्टमर के माइंडसेट को अप्रोच कर रहे हैं।
देन आता है हमारा जैसे कि वैल्यू प्राइसिंग मेथड। अब यहाँ पे हम वैल्यू के बेसिस पे प्राइमरी बेस्ड ऑन कंज्यूमर परसीव वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग इज कस्टमर फोकस्ड एंड मीनिंग कंपनीज दे आर प्राइसिंग ऑन हाउ मच द कस्टमर बिलीव्स अ प्रोडक्ट इज वर्थ। अब हम इसमें क्या करते हैं, वैल्यू बेस्ड में पहले परसीव्ड वैल्यू क्या हुई उसकी, कि कस्टमर कितना विलिंग टू पे, उसमें मार्कअप और जो कॉस्ट है पूरा जब हम ऐड कर देंगे तो वैल्यू बेस्ड आ जाता है। तो हमारी एक वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग निकल के आ जाती है। देन नेक्स्ट है गोइंग रेट प्राइसिंग। अब गोइंग रेट प्राइसिंग क्या होता है, व्हेन अ बिजनेस प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस, कि जो प्राइस मार्केट में चला उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उस प्राइस पे हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक। तो वो हो जाएगा गोइंग रेट प्राइसिंग। कि जो अगर सपोज हमें कोई टॉय सेल करना है, कोई शूज़ सेल करना है, उस शूज़ का प्राइस मार्केट में है 1000 रुपीज़, तो हम उसी के आसपास 1000 समथिंग या 1000 पे ही मार्केट में उस प्रोडक्ट को उतार देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा गोइंग रेट प्राइसिंग। अब ऑक्शन टाइप प्राइसिंग, अब हमें सबको पता है ऑक्शन क्या होता है, कि नीलामी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रोडक्ट और सर्विस की उसकी नीलामी करी जा रही है। द सेलर टू हाईएस्ट बिड और सेट अ मिनिमम प्राइस, ऑक्शन प्राइसिंग कैन बी एन इफेक्टिव सेल योर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज स्पेशली इफ दे आर यूनिक, स्कार्स और हाई डिमांड। आप लोग ने देखा होगा कि कोई कभी कुछ पेंटिंग्स होती हैं जिनके ऑक्शन होता है, तो जिसकी सबसे ज़्यादा हाई प्राइस लगाता है वो ले लेता है। तो यही होती है ऑक्शन टाइप प्राइसिंग मेथड, कि यहाँ पे क्या होता है, जो सेलर होता है वो बिड लगाता है और जो उस प्रोडक्ट की हाई प्राइस लगाएगा वो ले लेगा, तो उसकी वो प्राइसिंग हो जाएगी प्रोडक्ट की। देन आते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग मेथड। अब इसमें क्या होता है कि वे द प्रोडक्ट प्राइसेस वेरी, यहाँ पे हम कस्टमर टू कस्टमर डिफरेंट प्राइस रखते हैं प्रोडक्ट की, एरिया के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, हमारे जो पोटेंशियल कस्टमर है उसके हिसाब से। अब सपोज हमारा कोई प्रोडक्ट है, सपोज एरिया के हिसाब से देख लेते हैं, पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें एक बड़ी सिटी में सेल करना है, बड़ी मार्केट में सेल करना है सपोज। अब आपने कुछ प्रोडक्ट, लेट्स एक सिंपल और एग्जांपल ले लेते हैं, और सिंपल कर देते हैं एग्जांपल को। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आप किसी शॉपिंग सेंटर में लेने जाओ, ठीक है, और वही प्रोडक्ट आप अपने घर के पास की किसी किराना शॉप में लेने जाओ, डिफरेंस होता है। तो यही डिफरेंशियल प्राइसिंग मेथड होता है कि अगर वहाँ पे ये प्रोडक्ट है या वहाँ पे हाई क्लास लोग परचेस करने आएंगे तो उनके लिए प्राइसिंग थोड़ी हाई होती है, पर अगर वही प्रोडक्ट आप लोकल मार्केट्स में देख लेते हैं वो प्रोडक्ट कुछ कम में मिल जाता है। तो ये होता है डिफरेंशियल प्राइसिंग मेथड। अब हम स्ट्रेटजीज़ की बात कर लेते हैं। प्राइसिंग की कुछ स्ट्रेटजीज़ होती हैं। फर्स्ट होता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट है सोल्ड एट लोअर और डिस्काउंटेड प्राइस, की जब हम प्रोडक्ट अपना मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको थोड़े कम पैसे में सेल करेंगे, मतलब थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस में सेल करेंगे कि वो ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करे। सपोज़ कोई हमने शूज़ लॉन्च किया, तो हमने शूज़ को, सपोज़ कोई पर्टिकुलर शूज़ को हमने 500 रुपीज़ में ही लॉन्च कर दिया डिस्काउंटेड प्राइस, जबकि उसकी एक्चुअल प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए थी 800 या 900, पर हम चाहते हैं कि ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करें। अब प्राइस कम होगी तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो ये होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होती है, फर्म चार्ज द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द इनिशियल स्टेजेस एंड रिड्यूस द प्राइस विद टाइम, कि जब प्रोडक्ट को लॉन्च किया प्रोडक्ट के प्राइस बहुत हाई रखे और धीरे धीरे टाइम के साथ उस प्राइस को कम करते चले गए। देन प्रीमियम प्राइसिंग, वहाँ क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो हाई रखा जाता है, जो प्राइस होता है उसको, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स उसके जो मार्केट में जो कंपटीशन होते हैं उनसे भी कंपैरिजन में उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं प्रीमियम प्राइसिंग। देन इकोनॉमी प्राइसिंग, जहाँ पे price at sets price at a bare minimum to make a small profit, but the idea is to make the bare minimum as many times possible by selling as much as volume of product as possible,
कि यहाँ पे क्या करना है, इकोनॉमी प्राइसिंग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करना है और प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो ऐसा प्राइस रखा जाएगा कि थोड़ा प्रॉफिट भी अर्न हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी सेल हो जाए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? पहले आ जाता है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इज द प्रोडक्ट कॉस्ट। अब सर्विस के केस में भी यही होता है। अब इंक्लूसिव द कॉस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या क्या होती है? प्रोडक्ट कॉस्ट में हमारी जो प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है, सेलिंग एंड प्रमोशन कॉस्ट होती है। यहाँ विल एक्ट एज अ बेंचमार्क ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब प्रोडक्ट कॉस्ट में सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं, उसमें हम लोग हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी इंक्लूड करते हैं, प्लस जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी कॉस्ट लगी है, ट्रांसपोर्टेशन सपोज वो भी इंक्लूड करेंगे, प्लस जो प्रमोशन के लिए हमने कुछ कॉस्ट रखी थी, एडवर्टाइजमेंट की हमने उस प्रोडक्ट की, उस कॉस्ट को भी इंक्लूड करेंगे। सो इन द लॉन्ग रन कंपनी विल ऑब्वियसली ट्राई टू कवर द एंटायर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, जाहिर सी बात है, अब हमने अगर इतना पैसा लगाया है तो हम अपने प्रोडक्ट के थ्रू उस कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो इट विल सेट फॉर इटसेल्फ अ प्रॉफिट मार्जिन ओवर एंड अबाउ सच कॉस्ट। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सपोज अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसकी एडवर्टाइजिंग बहुत हाई है, उसका जो प्रमोशन, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो भी बहुत हाई है, तो उसी हिसाब से उस प्रोडक्ट की कॉस्ट भी हाई होगी। प्लस अगर एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, उसका एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, तो क्या होएगा कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी हाई नहीं होगी। नाउ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। अब डिमांड हमको पता है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विल डिपेंड ऑन इट्स यूटिलिटी एंड इट्स प्राइस। कि जितनी ज़्यादा डिमांड होगी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, मतलब उस प्रोडक्ट का उतना कम प्राइस होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इज द सेलर्स कंसर्न। अब कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट है वो सेलर का कंसर्न। तो बायर का क्या कंसर्न होता है कि वो प्रोडक्ट कितना ज़रूरी है, क्या यूटिलिटी है उस प्रोडक्ट की आखिर। सो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल डिपेंड ऑन इट्स यूटिलिटी एंड इट्स प्राइस। द लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जितना कम प्राइस होगा उतनी ज़्यादा डिमांड होगी। तो अब मार्केट में जब हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना है कि अगर हम प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा चाहते हैं तो हमें उसका प्रोडक्ट प्राइस कम रखना होगा, और अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड थोड़ी सी कम हो जाए तो हम उसका प्राइस बढ़ा देंगे। अब एक और फैक्टर है जो कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आपने पढ़ा ही होगा। सो दिस मीन्स द करस्पॉन्डिंग चेंज इन डिमांड टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कि हम कैसे प्राइस, डिमांड को चेंज कर सकते हैं प्राइस के चेंज करने से। तो ये होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ कॉम्पिटिटर्स। अब कॉम्पिटिटर्स भी प्राइस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। फ्री कंपटीशन है अगर, तो प्राइस बहुत ही कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। अब हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं कंपटीशन में। सपोज अगर कोई प्रोडक्ट एक मार्केट में 10 रुपये का मिल रहा है और हम वो प्रोडक्ट 12 रुपये का बेच रहे हैं, ठीक है बिकेगा पर इतना नहीं बिकेगा। अगर हमने वो प्रोडक्ट 15 रुपये कर दिया, हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि क्या करे, कस्टमर 10 वाला प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा अगर कंपटीशन है तो बहुत रिस्क होता है कि ऐसी प्राइसिंग रखें कि कंपटीशन को डील कर ले जाए। लेकिन अगर मोनोपोली है तो हम, या कोई एडिशनल फीचर है हमारे प्रोडक्ट में जो बाकी में किसी में नहीं है, तो हम जो चाहे वो प्राइस सेट कर सकते हैं। नाउ गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अब कुछ प्रोडक्ट पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस लगा देती है कि ये प्रोडक्ट इतने प्राइस तक ही बिकेगा, इससे ज़्यादा हम उस प्रोडक्ट की प्राइस नहीं कर सकते। लाइक आपने सुना होगा MSP, मार्केटिंग सेलिंग प्राइस, ठीक। तो सपोज पर्टिकुलर कुछ स्पेशल जो नीड्स के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ज़रूरी प्रोडक्ट होते हैं कुछ, उस पर क्या होता है, गवर्नमेंट की MSP होती है, ठीक है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन फ्रॉम अनफेयर प्रैक्टिस एंड प्राइसिंग। अब गवर्नमेंट को डर होता है कहीं ऐसा ना हो कि जो मैन्युफैक्चरर है वो जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है बहुत ही हाई कर दे, तो जो लो क्लास के पीपल है वो प्रोडक्ट को परचेज ही ना कर सके। सो इट मे इम्पोज लॉज एंड रेगुलेशन विथ रिगार्ड्स टू द प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट।
अब सपोज हम देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में manufacturer charge exorbitant prices for the life saving drugs and the buyers have no choice but to buy it. Suppose कोई life saving जान बचाने वाली ड्रग है, मेडिसिन है, ठीक है, अब मैन्युफैक्चर क्या करेगा, उसको पता है कि बायर को तो ये परचेज करनी ही करनी है, तो वो उसकी बहुत ही हाई प्राइस कर दे। अब बायर को जो उसको तो हर हालत में वो ड्रग खरीदनी खरीदनी, वो मेडिसिन लेनी ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो लाइफ सेविंग है, क्योंकि वो ज़िंदगी का सवाल है। तो इन केसेस में क्या करती है जो गवर्नमेंट होती है, वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देती है ताकि उस प्राइस को कंट्रोल कर सके कि ये प्राइस होनी चाहिए प्रोडक्ट की, और इससे ज़्यादा इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस नहीं होगी मार्केट में, ताकि जो लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है, हाई क्लास, सब इजीली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर सके। सो आई होप आपको प्राइसिंग का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई और ऐसा टॉपिक है पर्टिकुलर जिसमें आपको कन्फ्यूजन है और उस पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।